है। मैं विजय तिवारी। भूगोल का प्रैक्टिस सेशन शुरू हो चुका है, तो आप सब लोग फटाफट YouTube पर लाइव आ जाएं। लाइव आने के बाद अपने मित्रों को जरूर शेयर कर दें, मित्रों को बुला लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, भूगोल के ऐसे प्रश्न जो सीधे एग्जाम में आएंगे, ऐसे प्रश्न यहां पर हाजिर हैं। तो आप सब लोग आने के बाद तुरंत अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। सभी लोग कमेंट करेंगे यहां पर। चलिए, सबको गुड आफ्टरनून। रमाकांत, मीनू शर्मा, नेहा, सृष्टि, जानू, पारुल, सानली, चलिए बहुत सारे लोग यहां पर कमेंट कर रहे हैं। वीर सिंह, चलिए गुड आफ्टरनून सबको। चलिए सबको गुड आफ्टरनून। सभी लोग कमेंट करेंगे, एक तरफ से सब लोग कमेंट करेंगे यहां पर, सभी लोग कमेंट करेंगे यहां पर, बिल्कुल यहां पर गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून यहां पर सबको। चलिए सब लोग कमेंट करेंगे यहां पर। तो काफी लोग जो है आ चुके हैं। जितने लोग देखेंगे वीडियो को सब लोग कमेंट करेंगे, कोशिश करेंगे सभी लोग कमेंट करेंगे। सबको गुड आफ्टरनून फिर से कह रहे हैं। चलिए अब चलते हैं, हम प्रश्नों की तरफ चलते हैं। प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहां पर है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहां पर प्रश्न कह रहा है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप में, भारतवर्ष किस द्वीप का अंग है? तो कमेंट करके बताना है कि भारतवर्ष किस द्वीप का अंग है। इसमें से वह पुष्कर द्वीप है, जम्मू द्वीप है, कांच द्वीप है या कुश द्वीप है, क्या कहा जाता है? तो आप सब लोग कमेंट करेंगे, सभी लोग कमेंट करेंगे। बहुत ही आसान प्रश्न से शुरुआत हुआ है, सभी लोग कमेंट करेंगे यहां पर। तो यहां पर सब लोग कमेंट करेंगे, एक दो लोग नहीं बल्कि सभी लोग कमेंट करेंगे यहां पर। प्राचीन भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत को क्या कहते हैं? चलिए बिल्कुल यहां पर सब लोग आंसर कर रहे हैं। एक तरफ से सब लोग कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? जम्मू द्वीप के नाम से आंसर कर रहे हैं। तो ध्यान रख लीजिएगा, भारत को जो है जम्मू द्वीप के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? जम्मू द्वीप के नाम से जाना जाता था। और इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं, इसके अलावा जो है, जो इंडिया है, इंडिया की अगर हम बात कर लेते हैं, इंडिया जो है वो ग्रीस वालों की देन थी, यानी कि यूनानियों की देन थी, यूनानी की देन थी ग्रीस जो है। और हिंदुस्तान की हम बात कर लेते हैं, हिंदुस्तान किसने कहा है? हिंदुस्तान, हिंदुस्तान की अगर हम बात कर लेते हैं तो ईरान और इराक के वासी जो है, ये दोनों लोगों ने मिलकर के जो है क्या नाम दिया है? यहां पर हिंदुस्तान नाम दिया है। तो यानी कि ये स्थिति है। तो जम्मू द्वीप जो है, जम्मू द्वीप राइट आंसर है। और सब लोग जो है इसका राइट आंसर क्या लगा रहे हैं? इसका राइट आंसर लगा रहे हैं, बी लगा रहे हैं। बहुत अच्छा आंसर लगाए हैं। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग, फटाफट कमेंट करेंगे। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत में, प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? आपको भाषा बताना है, यहां पर देश नहीं बताना है, भाषा बताना है। क्या इंडिया सबसे पहले उर्दू में प्रयोग किया गया, या फिर ग्रीक में, फारसी में, या अरबी भाषा में? कमेंट करेंगे, कमेंट करेंगे आप सब लोग जो है, इंडिया जो है सबसे पहले किस भाषा में प्रयोग किया गया था, किस भाषा में प्रयोग किया गया था? सब लोग आंसर करेंगे। तो आप सभी लोग जानते हैं, इंडिया को हमने बता दिया है यूनानियों के द्वारा किया गया था, यूनानी थे। और यूनानियों के द्वारा जो इनकी जो भाषा थी, वो भाषा का क्या नाम है? ग्रीक भाषा है। कौन सी भाषा थी? ग्रीक भाषा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बी। जिन्होंने बी लगाया है बिल्कुल करेक्ट लगाया है, जिन्होंने बी लगाया है बिल्कुल करेक्ट लगाया है। एक तरफ से खुशबू जायसवाल, मनीष, सेजल, ज्ञान, नीलम, डॉली, सुमन, निधि, पारुल, सुमन, बिल्कुल सब लोग एकदम एक तरफ से आंसर सही कर रहे हैं, एक तरफ से बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं यहां पर। चलिए तो यहां पर अब आपको समझ में आ गया होगा कि इंडिया शब्द जो है कहां से आ गया है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा, आपको दक्षिणी सीमा बताना है। ध्यान रखेंगे, भारत की मुख्य भूमि की भी दक्षिणी सीमा बताना है। तो भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा बताना है। तो यहां पर क्या है उसका आंसर? 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 7 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, या 6 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश? कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन बहुत आसान है, बस पढ़ने की देरी है।
क्वेश्चन बहुत आसान है, बस पढ़ने की देरी है। आप लोग अगर सही से पढ़ लिए तो आसानी के साथ आप इसका आंसर कर सकते हैं, आसानी के साथ आंसर कर सकते हैं। तो आप बताएंगे भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा। तो ध्यान रखेंगे, जब हम भारत बनाते हैं तो भारत बनाने के दौरान यहां पर इस तरीके से जो दक्षिण की तरफ जाता है, और यहां पर स्थित क्या स्थित है, यहां पर कन्याकुमारी स्थित है, और कन्याकुमारी स्थित है, ध्यान रखेंगे। और यह जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है। और जब उत्तर की तरफ जाएंगे वहां 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये उत्तरी सीमा है, ये उत्तरी सीमा है, और ये दक्षिणी सीमा है, मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा। 8 डिग्री 4 मिनट इज द राइट आंसर है, सी फॉर चंद्रा और सी फॉर राइट आंसर। जिन्होंने सी लगाया है बिल्कुल करेक्ट लगाया है। तो आप सब लोगों ने क्या लगाया है कमेंट करेंगे, सभी लोग कमेंट करेंगे, बिल्कुल सब लोग सी लगा रहे हैं, ठीक है। चलिए सब लोग जो है कमेंट करेंगे, सभी लोग कमेंट करेंगे यहां पर। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा आधारित है। तो भारत की मानक समय रेखा आधारित है, कौन सा है भारत की मानक समय रेखा। हम बात कर लेते हैं भारत की मानक समय रेखा की। तो 5 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है, 5 राज्यों से भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। और वो 5 राज्य कौन कौन से हैं, वो 5 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश है, कौन से राज्य हैं, उत्तर प्रदेश राज्य है। उत्तर प्रदेश के अलावा हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश राज्य है, मध्य प्रदेश राज्य है। और मध्य प्रदेश के बाद अगर हम बात कर लेते हैं तो छत्तीसगढ़ राज्य आता है, छत्तीसगढ़ राज्य आता है। और छत्तीसगढ़ के बाद अगर हम बात कर लेते हैं तो वह उड़ीसा आता है, और उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश आता है। तो भारत का जो मानक समय रेखा है वह कितना है, और ये 5 राज्यों से होकर के गुजरता है। और इसकी अगर हम बात कर लेते हैं तो प्रयागराज के नैनी के क्षेत्र से गुजरता है। सभी लोग कमेंट करेंगे यहां पर आपने राइट आंसर क्या दिया है, राइट आंसर क्या दिया है, सब लोग कमेंट करेंगे। चलिए फटाफट कमेंट करेंगे, क्या आपने 80 पूर्व लगाया है, क्या ए लगाया है, बी लगाया है, सी लगाया है या डी लगाया है। कमेंट करेंगे आप सब लोग, कौन सा आंसर सही होगा, कौन सा आंसर सही होगा। सब लोग सी लगा रहे हैं, सब लोग सी लगा रहे हैं, बिल्कुल सी इज द राइट आंसर है, सी इज द राइट आंसर है, एकदम करेक्ट आंसर। सी फॉर चंद्रा, सी फॉर राइट आंसर। बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट जा रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर जा रहा है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल क्या कह रहा है देख लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यहां पर। भारत का प्रामाणिक समय उस स्थान का स्थानिक समय है जो स्थित है कहां पर, फटाफट कमेंट करेंगे। भारत का प्रामाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है दिल्ली के समीप, कोलकाता के समीप, प्रयागराज के समीप, भोपाल के समीप। फटाफट कमेंट करेंगे। बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। अभी हमने आपको बताया था नैनी के समीप से गुजरता है, कहां पर, नैनी के समीप से, नैनी के समीप से ही गुजरता है। तो फटाफट बताएंगे नैनी कहां पर है, नैनी कहां पर है, फटाफट कमेंट करेंगे, सब लोग कमेंट करेंगे फटाफट। क्या दिल्ली के समीप है, कोलकाता के, प्रयागराज के या भोपाल के समीप है, फटाफट कमेंट करेंगे। बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, प्रयागराज के समीप है, बिल्कुल करेक्ट है, प्रयागराज के समीप है। ध्यान रखेंगे कहां पर, इलाहाबाद के या प्रयागराज के समीप है। बिल्कुल करेक्ट आंसर इज सी, सी फॉर चंद्रा, सी फॉर राइट आंसर। और आपके भी एकदम आंसर करेक्ट जा रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर जा रहे हैं आप लोगों के। त्रिवेणी, सनी, विवेक, सलोनी, खुशबू, आरती, पारुल, मुकेश, राज, बीरपाल, बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोगों के जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब जा रहा है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितने घंटे का अंतराल है। फटाफट कमेंट करके बताएंगे। आप सभी लोग जानते हैं 82.5 डिग्री भारत का जो मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री ईस्ट है। और आप जानते हैं कि 1
1 डिग्री देशांतर चलने में 1 डिग्री देशांतर चलने में कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। तो 82.5 डिग्री देशांतर चलने में कितना समय लगेगा? 82.5 डिग्री देशांतर चलने में 82.5 इंटू 4 करेंगे तो कितना निकल के आएगा? इसको गुणा करेंगे 330 मिनट आएगा, और 330 मिनट को जब हम घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 5 घंटा 30 मिनट समय आएगा। कितना आएगा? 5 घंटा 30 मिनट समय आएगा। और यही 5 घंटे 30 मिनट का समय जो है वो आगे है, किसमें है? 5 घंटे 30 मिनट, वही राइट आंसर होगा। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन जो है बिल्कुल सी आंसर सही है, सी, यानी कि 5 घंटे 30 मिनट, बिल्कुल राइट आंसर सी है। एक तरफ से सब लोग सी लगा रहे हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, यानी कि बिल्कुल सही जवाब आप लोगों का जा रहा है, सी फॉर चंद्रा, सी फॉर राइट आंसर। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल क्या कह रहा है? भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत का नाम बताना है। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत का नाम बताना है कि भारत के उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? अरावली पर्वत है, हिमालय पर्वत है, नीलगिरी पर्वत है, या मैकाल पर्वत है? फटाफट कमेंट करके बताएंगे, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, फटाफट कमेंट करके बताएंगे। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां पर ध्यान रखेंगे, ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, यहां पर ये जो क्षेत्र बन रहा है, यहां पर कौन सा जो है, कौन सा पर्वतीय भूभाग है? यहां पर कौन सा पर्वतीय भूभाग है? फटाफट कमेंट करेंगे, यहां पर जो है कौन सा पर्वतीय भूभाग है? तो ध्यान रखेंगे, यहां पर काराकोरम है। कौन सा है? काराकोरम है। काराकोरम के दक्षिण में क्या है? यहां पर लद्दाख है, लद्दाख है। और लद्दाख के बगल में कौन सा है? कैलाश है। और कैलाश के भी दक्षिण की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहां पर जास्कर पाया जा रहा है, जास्कर पाया जा रहा है। और इस भाग में हिमालय का विस्तार पाया जा रहा है, हिमालय का विस्तार पाया जा रहा है। तो ये जो पूरा का पूरी स्थिति है, कौन सा है? हिमालय का क्षेत्र आता है। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी हो जाएगा, बी फॉर बॉल, बिल्कुल राइट आंसर है। जिन्होंने बी लगाया है बिल्कुल करेक्ट लगाया है। और एक तरफ से देखें बिल्कुल सही आंसर एक तरफ से सब लोगों का जा रहा है, बी फॉर राइट आंसर। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल क्या कह रहा है देख लेते हैं। यहां पर हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार है। हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार है। किस प्रकार का उदाहरण है हिमालय पर्वत? क्या ज्वालामुखी पर्वत है, वलित पर्वत है, ब्लॉक पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत है? तो हम आपको बता देते हैं कि जो फ्यूजियामा है, कहां का है फ्यूजियामा? फ्यूजियामा कहां का पर्वत है? जापान का पर्वत है, वह ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। वलित पर्वत की अगर हम बात कर लेते हैं, रॉकी पर्वतमाला, ध्यान रखेंगे, रॉकी पर्वतमाला, रॉकी, एंडीज पर्वतमाला, एंडीज, और देखेंगे हिमालय पर्वतमाला, यूराल पर्वत का जो क्षेत्र है यह, एटलस, यह सब जो है किस प्रकार के उदाहरण हैं? ये सब जो है वलित पर्वत के उदाहरण है। ब्लॉक पर्वत की अगर हम बात कर लेते हैं तो सतपुड़ा पर्वत किस प्रकार का उदाहरण है? ब्लॉक पर्वत का। और अवशिष्ट पर्वत की हम बात कर लेते हैं तो अरावली पर्वत जो है वर्तमान समय में किस प्रकार का उदाहरण है? यह जो है अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। तो यहां पर क्वेश्चन किसका पूछा है? हिमालय के बारे में। तो हिमालय किस प्रकार का है? बी, वलित पर्वत है। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? बिल्कुल राइट आंसर है बी, बहुत सही। एक तरफ से सब लोगों ने बी आंसर किया है, बहुत सही राइट आंसर है। चलिए राइट आंसर आप लोगों का आ रहा है। अगला सवाल पर चलते हैं। भारत में अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी, भारत में ध्यान रखेंगे, ये शब्दावली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? फटाफट कमेंट करके बताएंगे। भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गाढ़वी नास्टीन है, कामेट है, नंदा देवी है, नंदा कोटा है, या नंदा देवी है? फटाफट कमेंट करेंगे, सब लोग कमेंट करेंगे। भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये कमेंट करके आप लोग बताएंगे, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है?
चलिए फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट कमेंट करेंगे। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। एक तरफ से सब लोग जो है राइट आंसर कर रहे हैं, एक तरफ से सब लोग राइट आंसर कर रहे हैं, तो फटाफट राइट आंसर आप भी दीजिएगा। आप क्यों चूक रहे हैं? सब लोग आंसर राइट कर रहे हैं तो आप क्यों चूक रहे हैं? फटाफट आंसर करेंगे। तो यहां पर क्या आंसर होगा? यहां पर क्या आंसर होगा? गाडविन ऑस्टिन, कामेट, नंदा कोटा या नंदा देवी? फटाफट कमेंट करेंगे। कामेट और नंदा देवी तो देखा जाए उत्तराखंड में है यहां पर, लेकिन गाडविन ऑस्टिन राइट आंसर है। भारत में सबसे ऊंची चोटी जो है वह गाडविन ऑस्टिन है। कौन सी है? गाडविन ऑस्टिन है। K2 इसे बोलते हैं। बिल्कुल सही है, 8681 मीटर। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल क्या कह रहा है देख लेते हैं। अगला सवाल है, भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? नंदा देवी, नंगा पर्वत, कंचनजंगा, धौलागिरी? फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट कमेंट करेंगे। यहां पर भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? फटाफट कमेंट करेंगे। भारत में 8598 मीटर है, ध्यान रखेंगे। वह जो है 8598 मीटर ऊंचा है। फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट कमेंट करेंगे। यहां पर फटाफट कमेंट करेंगे। 8598 मीटर किसकी है? चलिए नंदा देवी, नंगा पर्वत, कंचनजंगा या धौलागिरी? और आपको हम बता देते हैं जो है ये सिक्किम। ध्यान रखेंगे कहां पर? सिक्किम में और प्लस नेपाल के बॉर्डर पर है। सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पर है। अब तो कमेंट कर सकते हैं, अब तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, जितने लोग हैं कमेंट कर सकते हैं। क्या आ रहा है कमेंट में आप सब लोगों का? बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, कंचनजंगा। कंचनजंगा इज द राइट आंसर है। चलिए कंचनजंगा इज द राइट आंसर। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, एकदम करेक्ट आंसर आप लोगों का आ रहा है। बिल्कुल सही जवाब आया है, कंचनजंगा 8598, बिल्कुल सही जवाब आया है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल क्या कह रहा है? भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? तो हम यहां पर आपको बता देते हैं कौन सी, सह्याद्री, अरावली, हिमालय या सतपुड़ा? तो यहां पर देख लिया जाए, तो यहां पर देख लिया जाए जो सबसे प्राचीन है भारत में, सबसे प्राचीनतम की अगर हम बात कर लेते हैं, सबसे प्राचीनतम की बात कर लेते हैं तो अरावली है। कभी अगर आप में क्वेश्चन आए सबसे प्राचीनतम के बाद तो अरावली मत भूलिएगा। और सबसे नवीनतम की अगर हम बात कर लेते हैं, सबसे नवीनतम की अगर हम बात कर लेते हैं तो सबसे नवीनतम जो है वह हिमालय पर्वत श्रेणी है। कौन सा है? हिमालय पर्वत श्रेणी है। और यह तृतीय क्रम की चट्टानों में बलित पर्वत से उत्पन्न हुआ है। किससे उत्पन्न हुआ है? बलित पर्वत से उत्पन्न हुआ है। तो यहां पर सबसे नवीनतम पर्वत चोटी कौन सी हो गई? हिमालय सबसे नवीनतम हो गया। और सबसे पुराना की अगर हम बात कर ले अरावली है, और उसके बाद अगर कोई सबसे ज्यादा पुराना है सह्याद्री है, और फिर ब्लैक पर्वत आपका उदाहरण इसमें आता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोगों ने लगाया है। 11 का बी, ये नहीं होगा, सी होगा। राइट आंसर इसमें सी है। सी फॉर चंद्रा इज द राइट आंसर है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल क्या कह रहा है? फटाफट कमेंट करेंगे आप सब लोग। काराकोरम पर्वत श्रेणी का, काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व में नाम क्या था? फटाफट कमेंट करके बताएंगे। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या था? माउंट, यहां पर K2 श्रेणी था, कृष्णागिरी था, सागर माथा था, राका पोसी था? फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट कमेंट करेंगे। यहां पर फटाफट कमेंट करेंगे। यहां पर प्राचीन नाम काराकोरम का क्या था? काराकोरम का प्राचीन नाम क्या था? काराकोरम का प्राचीन नाम क्या था? फटाफट कमेंट करेंगे, सभी लोग कमेंट करेंगे। बिल्कुल यहां पर सब लोग कमेंट कर रहे हैं। यहां पर कई लोग सागर माथा बता रहे हैं, तो हम आपको बता देते हैं कि जो सागर माथा कमेंट कर रहे हैं ये माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। माउंट एवरेस्ट है तो माउंट एवरेस्ट को बोलते हैं सागर माथा बोलते हैं। और इसकी ऊंचाई जो है 8848.86 मीटर है। 8848.86 मीटर है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है, या इसे हम कहते हैं सागर माथा कहते हैं। तो यहां पर जो है माउंट K2 एक श्रेणी चोटी है, माउंट K2, और लेकिन इसका जो पूर्व नाम है उसका नाम है कृष्णागिरी है। क्या नाम था? इसका नाम था कृष्णागिरी था। और वर्तमान समय में इसको हम काराकोरम के नाम से जानते हैं।
राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज बी होगा। जिन्होंने बी लगाया है बिल्कुल करेक्ट लगाया है, जिन्होंने बी लगाया है बिल्कुल करेक्ट लगाया है, और काफी लोगों ने यहां पर आंसर बी किया है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल क्या कह रहा है देख लेते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल कह रहा है भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वत कौन सी है? भारत में सबसे प्राचीन की वलित पर्वत कौन सी है? फटाफट कमेंट करेंगे। वलित पर्वत क्या होता है? जब किसी मलबे पर दो तरफ से दबाव लगाया जाता है, कंप्रेस होने के बाद एक उसका अपनति, एक अभिनति, एक अपनति, एक अभिनति बनता है। इस वाले भाग को हम कहते हैं अपनति कहते हैं, और इस वाले भाग को हम अभिनति कहते हैं, और यहां पर क्या कहते हैं? अभिनति कहते हैं। और यहां से इस तरीके से दबाव लगता है, इस तरीके से दबाव लगता है, ऐसे में वलित पर्वत का निर्माण होता है। अभी हमने आपको क्या बताया था कि सबसे प्राचीन की अगर जहां बात आ जाए तो क्या लगाना है? सबसे प्राचीन की जहां बात आ जाए तो वो आपको क्या लगाना है? अरावली पर्वत। और अरावली पर्वत ध्यान रख लीजिएगा, यह एक वलित पर्वत था। कौन सा पर्वत था? वलित पर्वत था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी फॉर चंद्रा इज द राइट आंसर है। अरावली पर्वत वर्तमान समय में अवशिष्ट पर्वत है। अरावली पर्वत की जिस समय उत्पत्ति हुई थी प्री कैम्बियन काल में, उस समय अरावली पर्वत किस प्रकार का था? वह वलित पर्वत था। क्या था? वलित पर्वत था। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर सी। जिन्होंने सी लगाया है बिल्कुल करेक्ट लगाया है, बिल्कुल सी फॉर चंद्रा, सी फॉर राइट आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोग लगा रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, काफी अच्छा परफॉर्मेंस आप लोगों का है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल और महत्वपूर्ण सवाल आ रहा है, और भी महत्वपूर्ण सवाल आ रहा है। चलिए आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर के भारत में प्रवेश किया है? तो यहां पर हम आपको बता देते हैं खैबर, बोलन, काराकोरम और सिपकीला। तो यहां पर जो खैबर और बोलन है, खैबर और बोलन ये पाकिस्तान में है। ये कहां पर है? पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान जाने का रास्ता है। काराकोरम कहां पर है? लद्दाख के क्षेत्र में है ये। और सिपकीला दर्रा कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में है, ध्यान रखेंगे हिमाचल प्रदेश में है। अब आपको कमेंट करके बताना है हिमाचल प्रदेश में है, और अब आपको कमेंट करके बताना है कि यहां पर बताएंगे आर्यों ने भारत में प्रवेश किस दर्रे से लिया है? आर्यों ने भारत में प्रवेश किस दर्रे से लिया है? फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट कमेंट करेंगे। आर्यों ने भारत में प्रवेश किस दर्रे से लिया है? फटाफट जो है कमेंट करेंगे आप सब लोग। बिल्कुल यहां पर अफगानिस्तान के रास्ते होकर के, अफगानिस्तान के रास्ते होकर के, ध्यान रख लीजिएगा, यहां पर ध्यान रख लीजिएगा, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के रास्ते से, अफगानिस्तान के रास्ते से आर्यों ने भारत में प्रवेश किया था। आर्यों ने भारत में प्रवेश किया था, भारत में प्रवेश किया था। और वह जो दर्रा था, उस दर्रे का नाम है खैबर दर्रा। कौन सा दर्रा है? खैबर दर्रा है। यह बात ध्यान रख लेंगे, कौन सा दर्रा है? खैबर दर्रा है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ए होगा। खैबर दर्रे से आर्यों ने भारत में प्रवेश किया है। राइट, क्लियर हो गया? यहां पर कौन सा राइट आंसर होगा? राइट आंसर होगा, राइट आंसर होगा ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिन्होंने ए लगाया है बिल्कुल करेक्ट लगाया है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा का क्या नाम है? हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा का क्या नाम है? और हिमाचल प्रदेश में जो दर्रा है उस दर्रे से सतलज नदी, ध्यान रख लेंगे, सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है, प्रवेश करती है। तो कौन सा नदी जो है भारत में इस दर्रे से प्रवेश करती है? किस दर्रे से? फटाफट कमेंट करेंगे। सिपकीला, जोजिला, नाथुला, जिलेपला, फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट कमेंट करेंगे। यहां पर इन दर्रों से, कौन से दर्रों से होकर के सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है? ए बी सी डी, फटाफट कमेंट करेंगे। बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है ए इज द राइट आंसर है। सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है और इससे सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। सतलज नदी का उद्गम मानसरोवर झील के पास राकसताल से होता है, राकसताल से होता है, ध्यान रख लेंगे। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है?
अगला सवाल क्या कह रहा है, जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया है? फटाफट कमेंट करके बताएंगे। जवाहर सुरंग जम्मू कश्मीर का क्या नाम है उसका? पीर पंजाल दर्रा, बुंदिल पीर दर्रा, बनिहाल दर्रा, सिपकीला दर्रा। फटाफट कमेंट करके बताएंगे। जवाहर सुरंग फटाफट कमेंट करेंगे। जितने लोग हैं सब लोग कमेंट करेंगे जवाहर सुरंग के बारे में। जवाहर सुरंग पर्वतीय दर्रा, चलिए फटाफट कमेंट करेंगे। यहां पर बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए, एकदम राइट आंसर आना चाहिए। तो हम आपको बता देते हैं जवाहर सुरंग जो है पीर पंजाल श्रेणी में है। ध्यान रखेंगे कौन सी श्रेणी में है? पीर पंजाल श्रेणी में है। लेकिन क्या है? यह जो दर्रा है वह दर्रा है बनिहाल दर्रा है। कौन सा दर्रा है? बनिहाल दर्रा इज द राइट आंसर होगा। पीर पंजाल श्रेणी के बनिहाल दर्रे से बिल्कुल यहां पर राइट आंसर सी होगा। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बनिहाल दर्रा लगा देते हैं जो गलत हो जाता है। राइट आंसर क्या है? राइट आंसर सी है, बनिहाल दर्रा। क्लियर हो गया यहां पर क्लियर हो गया। सी इज द राइट आंसर होगा, बनिहाल दर्रा। क्लियर। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है? कहां पर स्थित नहीं है? पश्चिमी घाट में स्थित नहीं है। चलिए देख लेते हैं पश्चिमी घाट की भी बनावट को, पश्चिमी घाट की स्थिति को। कौन सा? थाल घाट, बिल्कुल यहां पर भोर घाट, पाल घाट, बिल्कुल यहां पर पीपली घाट यहां पर पाया जाता है। ध्यान रख लेंगे। राजपीपला की पहाड़ी यहां पर है, राजपीपला की पहाड़ी यहां पर है, तो ध्यान रख लेंगे। राजपीपला है सतपुड़ा में। कहां पर है ये सतपुड़ा में है। ध्यान रखेंगे सतपुड़ा में है। और ये सब कहां पर हैं? पश्चिमी घाट में है। तो कमेंट करेंगे आप सब लोग राइट आंसर क्या होगा? फटाफट कमेंट करेंगे आप सब लोग कमेंट करेंगे राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज द डी इज द राइट आंसर है। यानी कि पश्चिमी घाट में यही पीपली घाट दर्रा नहीं पाया जाता है। चलिए फटाफट कमेंट करेंगे आप सब लोग अगले सवाल पर कमेंट करेंगे। अगला सवाल कमेंट करेंगे, फटाफट कमेंट करेंगे। यहां पर बताएंगे पीपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? सतपुड़ा विंध्यन का ही अंग है। ध्यान रख लेंगे। चलिए पश्चिमी घाट का, पूर्वी घाट का, विंध्यन श्रेणी का, अरावली का फटाफट कमेंट करेंगे। यहां पर जितने लोग हैं सब लोग कमेंट करेंगे। यहां पर पीपली घाट दर्रा, यहां पर पीपली घाट दर्रा जो है राजपीपला की जो पहाड़ी है सतपुड़ा, पीपली घाट जो है यहां पर कहां पर है? राजपीपला। ध्यान रख लीजिएगा, राजपीपला जब आएगा कहां पर आएगा? सतपुड़ा। राजपीपला कहां पर? सतपुड़ा। पीपला कहां आएगा? पीपला कहां पर आएगा? यहां पर फटाफट बताएंगे पीपला कहां पर आएगा। चलिए पीपला कहां? ये पीपला नहीं पीपली है, पीपली घाट दर्रा है। चलिए फटाफट कमेंट करेंगे। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, विंध्यान, अरावली। फटाफट कमेंट करेंगे। तो काफी लोग जो है बी लगा रहे हैं, काफी लोग सी लगा रहे हैं। चलिए फटाफट कमेंट करेंगे आप लोग। पीपली घाट है। चलिए पीपली घाट, पीपला नहीं है, पीपली है। ध्यान रख लेंगे, अंतर है दोनों में, पीपला और पीपली में अंतर है। चलिए बिल्कुल यहां पर राइट आंसर आ रहा है, राइट आंसर है डी। कौन सा है? पीपला जो है वह कहां पर है? अरावली में है। पीपली है, ध्यान रखेंगे ये पीपली है, वो राजपीपला है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल है जोजिला दर्रा जोड़ता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है? श्रीनगर को लेह से जोड़ता है या
कलिम्पोंग और लहासा को जोड़ता है, चंबा को स्पीति से, अरुणाचल प्रदेश को लहासा से। फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट कमेंट करेंगे, यहां पर सब लोग कमेंट करेंगे, सब लोग कमेंट करेंगे जितने लोग हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे, सब लोग कमेंट करके बताएंगे कि यह जो क्षेत्र है कहां पर स्थित है, यह जो क्षेत्र है वह कहां पर स्थित है। फटाफट कमेंट करेंगे आप सब लोग। यहां पर है श्रीनगर, यहां पर है लेह, ध्यान रखेंगे। यहां पर क्या है, यहां पर लेह है, लेह है, और यहां पर क्या है, श्रीनगर है। श्रीनगर को किससे जोड़ता है, श्रीनगर को यहां से जोड़ने वाला जो दर्रा है इसे हम कहते हैं जोजिला दर्रा। इसे हम क्या कहते हैं, जोजिला दर्रा कहते हैं, जोजिला दर्रा। तो श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला दर्रा क्या है, इसका क्या नाम है, इसका नाम है श्रीनगर से लेह को जोड़ने वाला जोजिला दर्रा है। इसे हम कहते हैं जोजिला दर्रा कहते हैं। क्या कहते हैं, जोजिला दर्रा कहते हैं। बहुत अच्छा, चलिए काफी अच्छा जो है आप लोग रिस्पांस कर रहे हैं। पालघाट दर्रा, पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किन दो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किन दो राज्यों को जोड़ता है। तो ध्यान रख लीजिएगा, चार जो है दर्रा है, थालघाट है, थालघाट है, भोरघाट है, पालघाट है, पालघाट है, और सेनकोट्टा गैप है, सेनकोट्टा गैप है। ये जो चारों हैं कहां पर हैं, ये पश्चिमी घाट में है। कहां पर है ये, पश्चिमी घाट में है। तो कमेंट करेंगे आप सब लोग कमेंट करेंगे कि जो पाल घाट है कहां पर है, ये दक्षिण की तरफ है, केरल तमिलनाडु को जोड़ता है, कर्नाटक तमिलनाडु को, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु को, और कर्नाटक केरल को जोड़ता है, कर्नाटक केरल को जोड़ता है। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, तो हम आपको एक चित्र बना रहे हैं, उस चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं, उस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। यहां पर देखेंगे थालघाट, भोरघाट, और यहां पर है पालघाट। यहां पर क्या पाया जाता है, पालघाट है, और इस तरफ आप जानते हैं कि यहां पर क्या पाया जाता है, केरल, और इस तरफ क्या पाया जाता है, तमिलनाडु पाया जाता है, इस तरफ तमिलनाडु पाया जाता है। तो यहां पर किसको किसको जोड़ता है, किसको किसको जोड़ता है, सब लोग कमेंट करेंगे। बिल्कुल राइट आंसर है ए, केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। किसको जोड़ता है, केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है, केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। सभी लोग कमेंट करेंगे, जितने लोग हैं सब लोग कमेंट करेंगे। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल क्या कह रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन का खजाना है, यहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का खजाना है। सब लोग कमेंट करेंगे, तुजू दर्रा, तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है। यहां पर राज्य नहीं दिया है, यहां पर देश दिया हुआ है, ध्यान रख लेंगे, देश दिया हुआ है। तो यहां पर हम आपको एक चित्र बना दे रहे हैं, एक चित्र बना दे रहे हैं, उस चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं, उस चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि तुजू दर्रा कहां पर पाया जाता है, तुजू दर्रा कहां पर पाया जाता है। चलिए तो फटाफट कमेंट करेंगे आप सब लोग, फटाफट आप लोग कमेंट करेंगे। यहां पर ये चित्र आप तो समझ में आ गया होगा, ये चित्र आपका समझ में आ गया होगा। यहां पर तुजू दर्रा, तुजू दर्रा किसको जोड़ रहा है, तुजू दर्रा किसको जोड़ रहा है। तो यहां पर पाया जा रहा है जो दर्रा है, यहां पर जो दर्रा पाया जा रहा है, यहां पर जो दर्रा पाया जा रहा है उसे हम कहते हैं तुजू दर्रा कहते हैं, तुजू दर्रा कहते हैं। और यह चित्र किसका है, नॉर्थ ईस्ट का है। और यहां पर क्या है, यहां पर है म्यांमार है, क्या दिया है, म्यांमार दिया हुआ है, ध्यान रखेंगे, म्यांमार दिया हुआ है, म्यांमार दिया हुआ है। तो ये कौन सा क्षेत्र है, यह भारत का क्षेत्र है, और यह कौन सा क्षेत्र है, म्यांमार का क्षेत्र है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या वह चीन होगा, म्यांमार होगा, नेपाल या भूटान। फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट कमेंट करेंगे, जितने लोग हैं सब लोग कमेंट करेंगे। बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर बी होगा। और जिन्होंने बी लगाया है बिल्कुल करेक्ट लगाया है, जिन्होंने बी लगाया है बिल्कुल करेक्ट लगाया है, जिन्होंने बी लगाया है एकदम करेक्ट लगाया। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल क्या कह रहा है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। फटाफट कमेंट करेंगे आप सब लोग, फटाफट कमेंट करेंगे आप सब लोग। नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है, फटाफट कमेंट करेंगे,
फटाफट सब लोग कमेंट करेंगे, सभी लोग कमेंट करेंगे यहां पर। चलिए फटाफट कमेंट करेंगे। यहां पर जो दर्रा है, यहां पर जो दर्रा है उसे हम किस नाम से जानते हैं? यहां पर दर्रा जो है वो किस नाम से जानते हैं? फटाफट कमेंट करेंगे, सब लोग कमेंट करेंगे। नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा जो है किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है नाथुला दर्रा? फटाफट कमेंट करेंगे। यह जो दर्रा है, ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये कौन सा है? ये सिक्किम है। कौन सा है क्षेत्र है? सिक्किम क्षेत्र है। तो यहां पर जो दर्रा पाया जाता है वह दर्रा है नाथुला दर्रा है। कौन सा दर्रा है? नाथुला दर्रा है। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर सी होगा। और जिन्होंने सी लगाया है बिल्कुल करेक्ट है, जिन्होंने सी लगाया है बिल्कुल करेक्ट लगाया है, बिल्कुल सही। सिक्किम इज द राइट आंसर है, सिक्किम इज द राइट आंसर है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल क्या कह रहा है? बोमडिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? बोमडिला दर्रा, बोमडिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? फिर से वही चित्र हम बना सकते हैं, हम फिर से वही चित्र बना सकते हैं। फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट कमेंट करेंगे आप सब लोग कमेंट करेंगे यहां पर। तो बोमडिला दर्रा की अगर हम बात कर लेते हैं, बोमडिला दर्रा तो किस राज्य में स्थित है बोमडिला दर्रा? फटाफट कमेंट करेंगे आप सब लोग। चलिए यहां पर है, यहां पर है कौन सा दर्रा है? यहां पर जो आपका दिया है, यहां पर जो आपका दर्रा दिया हुआ है बोमडिला, बोमडिला यहां पर है। कौन सा दर्रा है? बोमडिला दर्रा है। तो ये जो दर्रा है बोमडिला, ये कौन सा राज्य है? ये कौन सा राज्य है? यहां पर फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट कमेंट करेंगे आप सब लोग। कौन सा राज्य है? सिक्किम है या मणिपुर है, उत्तराखंड है या अरुणाचल प्रदेश है? अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा है यहां पर? कौन सा यहां पर? कमेंट करेंगे आप सब लोग कमेंट करेंगे यहां पर। बोमडिला, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में है। बिल्कुल सही जवाब आया है, बिल्कुल सही जवाब आया है। राइट आंसर क्या है आपका? राइट आंसर इज डी, डी फॉर अरुणाचल प्रदेश, डी फॉर अरुणाचल प्रदेश। जिन्होंने डी लगाया है बिल्कुल करेक्ट लगाया है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। हिमालय पार की नदियां, हिमालय यानी कि पार हिमालय की नदियां कौन कौन सी हैं? फटाफट कमेंट करके बताएंगे, फटाफट कमेंट करके बताएंगे। पार हिमालय की नदियां कौन सी हैं? पार हिमालय की नदियां कौन सी हैं? यहां पर आप कमेंट करके बताएंगे आप सब लोग कमेंट करेंगे। जितने लोग हैं सब लोग कमेंट करेंगे आप सब लोग। यहां पर ध्यान देंगे, एक नदी प्रवाहित होती है और यहां से जो है एक नदी इधर प्रवाहित होती है, एक नदी इधर प्रवाहित होते हुए आती है। तो यहां पर देखेंगे कौन सी नदियां हैं? ये सिंधु नदी है, ये कौन सी नदी है? सिंधु है। और ये कौन सी नदी है? सतलज है। ये कौन सी नदी है? इधर ब्रह्मपुत्र नदी जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी जाती है। तो यहां पर ये तीनों नदियां तिब्बत के क्षेत्र से निकलती हैं। तो यहां पर आप बताएंगे सतलज नदी, सिंधु नदी या गंगा? गंगा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी, सतलज नदी बिल्कुल सही है। ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी, गंगा नदी नहीं है। चलिए तो ब्रह्मपुत्र नदी, सतलज नदी, गंगा नहीं, बिल्कुल नहीं है। चलिए तो यहां पर राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर बी, बी जो है हिमालय पार की नदियां हैं। कौन सी नदियां हैं? हिमालय पार की नदियां हैं। बिल्कुल राइट आंसर है बी, बिल्कुल राइट आंसर है बी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल क्या कह रहा है? फटाफट कमेंट करेंगे। जितने लोग हैं सब लोग कमेंट करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां लंबाई के क्रम में अवरोही क्रम में है? लंबाई के क्रम में, लंबाई के क्रम में अवरोही क्रम में है। फटाफट कमेंट करेंगे। लंबाई के क्रम में अवरोही क्रम में कौन सी नदियां हैं? फटाफट कमेंट करके बताएंगे। सबसे ज्यादा लंबाई किसकी है? तो हम आपको बता देते हैं कि सबसे ज्यादा लंबाई में ब्रह्मपुत्र नदी है। आप लोग फिट कर लेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी के बाद जो है आपका गंगा नदी है, गंगा के बाद गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी है। और उसके बाद देखा जाए तो यहां पर नर्मदा नदी है,
नर्मदा नदी है। तो फटाफट कमेंट करके बताएंगे सबसे ज्यादा ब्रह्मपुत्र नदी है, लगभग 2800 किलोमीटर के करीब में है। गंगा नदी 2525 किलोमीटर के करीब में है। गोदावरी 1465 के करीब में है। नर्मदा की बात कर लेते हैं 1312 किलोमीटर है। तो फटाफट कमेंट करके बताएंगे इसमें राइट आंसर कौन सा होगा, राइट आंसर कौन सा होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट कमेंट करेंगे राइट आंसर कौन सा होगा। बिल्कुल ए इज द राइट आंसर है, ए इज द राइट आंसर है। बिल्कुल यहां पर ए करेक्ट आंसर है, ए करेक्ट आंसर है। जिन्होंने ए लगाया है बिल्कुल करेक्ट लगाया है, जिन्होंने ए लगाया है बिल्कुल सही लगाया है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल और महत्वपूर्ण प्रश्न है, और महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत की बृहत्तम नदी है, भारत की बृहत्तम नदी है। फटाफट कमेंट करेंगे भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है, जिसे हम वृद्ध गंगा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, वृद्ध गंगा के नाम से जानते हैं। ठीक है, फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट कमेंट करेंगे। यहां पर नहीं, जिसे हम गंगा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, गंगा के नाम से जानते हैं। जो हमारे राष्ट्रीय नदी है, कौन सी नदी है, राष्ट्रीय नदी है। फटाफट कमेंट करेंगे जो राष्ट्रीय नदी है, कौन सी नदी है, भारत की राष्ट्रीय नदी है। फटाफट कमेंट करेंगे गोदावरी, कृष्णा, महानदी, गंगा। फटाफट कमेंट करेंगे भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है। फटाफट कमेंट करेंगे। जितने लोग हैं सब लोग कमेंट करेंगे, जितने लोग हैं सब लोग कमेंट करेंगे भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है। फटाफट कमेंट करेंगे। बिल्कुल डी इज द राइट आंसर है। भारत की बृहत्तम नदी यही है, भारत की बृहत्तम नदी गंगा है, भारत की बृहत्तम नदी गंगा है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल क्या कह रहा है देख लेते हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। फटाफट कमेंट करेंगे यहां पर गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। ध्यान रख लीजिएगा, ध्यान रख लीजिएगा। दो नदियां हैं, दोनों नदियों में देखा जाए तो भागीरथी नदी है, भागीरथी है, भागीरथी और अलकनंदा नदी, अलकनंदा नदी जो है, भागीरथी और अलकनंदा नदी जो है मिलने के बाद यहां से गंगा नदी बन जाती है। और गंगा नदी आगे प्रवाहित होने के बाद, आगे प्रवाहित होने के बाद जब यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है, कहां पर प्रवेश करती है, बांग्लादेश में प्रवेश करती है। इसको हम पद्मा नाम से जानते हैं, पद्मा नाम से। और जब यहां पर एक नदी आती है ब्रह्मपुत्र नदी, इसको हम जमुना नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, जमुना। जमुना और पद्मा के मिलने के बाद पद्मा नाम से आगे बढ़ती है। और इसमें एक और नदी मिल जाती है, मेघना नदी, मेघना नदी मिल जाती है। और मेघना नाम से ये मेघना नाम से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, मेघना नाम से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है, तो आप आंसर लगा सकते हैं पद्मा, जमुना, मेघना, सांगपो। फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट कमेंट करेंगे आप सब लोग कमेंट करेंगे किस नाम से जाना जाता है। फटाफट कमेंट करेंगे। राइट आंसर क्या है, राइट आंसर क्या है, राइट आंसर इज दी ए। जिन्होंने ए लगाया है बिल्कुल करेक्ट लगाया है, जिन्होंने ए लगाया है बिल्कुल करेक्ट लगाया है, जिन्होंने ए लगाया है बिल्कुल करेक्ट। एक तरफ से कमेंट जो है आपका आ रहा है, एक तरफ से सब लोगों का आ रहा है, एक तरफ से सब लोग कह रहे हैं पद्मा कह रहे हैं। बिल्कुल यहां पर राइट आंसर पद्मा है, बिल्कुल सब लोगों का एकदम करेक्ट आंसर आ रहा है, पद्मा इज दी राइट आंसर है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल क्या कह रहा है, अगले सवाल पर चलते हैं। यहां पर अगला सवाल, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा किस नाम से जानी जाती है, पद्मा, जमुना, मेघना, सांगपो। सेम ऑप्शन है, सेम ऑप्शन है। हम पूरा डिटेल बताए हैं, पूरा डिटेल बताए हैं और आपको कमेंट करना है, आपको राइट आंसर करना है। अभी हमने पूरा डिटेल आपको बताया है, पूरा डिटेल आपको बताया। फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट कमेंट करेंगे आप सब लोग कमेंट करेंगे यहां पर, सब लोग कमेंट करेंगे यहां पर। चलिए फटाफट कमेंट करेंगे। बिल्कुल यहां पर किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, काफी लोग इसका आंसर कर रहे हैं। तो ब्रह्म जो है यहां पर गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा
संयुक्त धारा किस नाम से जानी जाती है? पद्मा नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है? पद्मा। ध्यान रख लीजिएगा, जब ये नदी जाती है, इधर से ये आती है, तो यहां पर इसके कहते हैं जमुना कहते हैं। किस नाम से जानते हैं? जमुना। और ये जो नाम रहता है ये रहता है पद्मा। ये पद्मा नदी जो है गंगा नदी है, ये गंगा नदी है, और ये जमुना नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी है। लेकिन आगे यहां से यह पद्मा नाम से जाना जाता है, और यह गंगा नदी ही रहता है, और तब तक रहता है जब तक इसमें मेघना नदी नहीं मिल जाती है। जब तक इसमें मेघना नदी नहीं मिल जाती है, और मेघना नदी मिलने के बाद यह नदी मेघना नाम से आगे बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। क्वेश्चन कह रहा है गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा, संयुक्त जलधारा, तो संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जा रही है? पद्मा, यानी कि गंगा, यही नाम से जानी जाती है। ए इज द राइट आंसर है। जिन्होंने ए लगाया है बिल्कुल करेक्ट लगाया है, ए इज द राइट आंसर है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल और भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला सवाल और भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और भी महत्वपूर्ण है। भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियां, भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियां कौन कौन सी हैं? सबसे ज्यादा, जहां पर राष्ट्रीय जलमार्ग बनाया गया हो, राष्ट्रीय जलमार्ग बनाया गया हो, तो राष्ट्रीय जलमार्ग दो नदियां महत्वपूर्ण हैं। एक गंगा नदी है, एक गंगा नदी है, दूसरा ब्रह्मपुत्र नदी है। इन दोनों नदियों में जलमार्ग बनाया गया है। गंगा की बात कर लेते हैं तो इलाहाबाद से लेकर के हल्दिया के बीच में, इलाहाबाद से लेकर के हल्दिया के बीच में इसका नौगम्य होता है, और यहां पर ब्रह्मपुत्र नदी में सदिया से लेकर के धुबरी के बीच में होता है। तो सबसे ज्यादा नौगम्य वाली ये दो नदियां हैं। तो यहां पर आप लोग ऑप्शन चुन सकते हैं, कावेरी गोदावरी, गंगा ब्रह्मपुत्र, गंगा सिंधु, ब्रह्मपुत्र यमुना। आंसर करेंगे सब लोग, आंसर करेंगे सभी लोग, सभी लोग आंसर करेंगे, फटाफट आंसर करेंगे। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? सब लोग आंसर करेंगे। राइट आंसर क्या होगा? फटाफट बताएंगे। बिल्कुल करेक्ट आंसर करेंगे सब लोग, सब लोग कमेंट करेंगे, सब लोग कमेंट करेंगे। यहां पर सभी लोग कमेंट करेंगे, बिल्कुल राइट आंसर करेंगे, बिल्कुल राइट आंसर करेंगे। कौन सा? सब लोग बी लगा रहे हैं, सब लोग बी लगा रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बी इज द राइट आंसर है, बी इज द राइट आंसर है, एकदम करेक्ट आंसर बी है। जिन्होंने बी लगाया है बिल्कुल करेक्ट लगाया है, जिन्होंने बी लगाया है बिल्कुल करेक्ट लगाया है। यहां पर ध्यान दे लीजिएगा, बी इज द राइट आंसर है, बी इज द राइट आंसर है, एकदम करेक्ट है बी। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी इज द राइट आंसर है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल यहां पर आज का हमारा सेशन का अंतिम सवाल है, सेशन का अंतिम सवाल है, सेशन का अंतिम सवाल है, और अंतिम सवाल सब लोग मस्त होकर के करेंगे। भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? कौन सी नदी सीमा बनाती है? सरयू, रामगंगा, काली, पिंडर। फटाफट कमेंट करेंगे, सब लोग कमेंट करेंगे, सभी लोग कमेंट करेंगे। भारत और नेपाल के बीच में कौन सी नदी सीमा बनाती है? कौन सी नदी सीमा बनाती है? फटाफट कमेंट करेंगे, सब लोग कमेंट करेंगे। यहां पर भारत और नेपाल के बीच में कौन सी नदी सीमा बनाती है? वो कौन सी नदी है जो सीमा बना रही है? फटाफट कमेंट करेंगे, बिल्कुल राइट आंसर करेंगे। यहां पर सब लोग यहां पर बता रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं बी, कुछ लोग कह रहे हैं सी, कुछ लोग डी कह रहे हैं। फटाफट आपका आंसर क्या है? आपका आंसर क्या है? फटाफट कमेंट करेंगे, आपका आंसर क्या है? सब लोग कमेंट करेंगे, आप लोगों को सब लोग कमेंट करेंगे। यहां पर सभी लोग कमेंट करेंगे। यहां पर चलिए सब लोग कमेंट करेंगे। कुछ लोग रामगंगा बता रहे हैं, कुछ लोग रामगंगा बता रहे हैं। बिल्कुल राइट आंसर इज द काली है, काली इज द राइट आंसर है। सब लोग ध्यान रखेंगे, काली इज द राइट आंसर है। यहां पर काली गंगा यहां पर है, काली इज द राइट आंसर, सी है, बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर सी है। चलिए सब लोगों ने बिल्कुल यहां पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। सब लोगों ने यहां पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। कल फिर से दोपहर में मुलाकात होगी, फिर से दोपहर में मुलाकात होगी। ध्यान रख लेंगे, जब दोपहर में घड़ी में बजेगा 1, फिर से आपके सामने उपस्थित होंगे। कमेंट करके जरूर बताएंगे कैसा लगा यह सेशन। कल फिर से जब 1 बजेगा, कितने बजे? 1 PM, ध्यान रख लेंगे। फिर से ज्योग्राफी का सेशन होगा, ज्योग्राफी का सेशन होगा। ध्यान रख लेंगे, ज्योग्राफी का सेशन फिर से कल होगा 1 बजे। ठीक है। जय हिंद, जय भारत, जय चंद्रा।
अगस्त का महीना और क्रांति ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। चंद्रा इंस्टीट्यूट ले आया है आप सभी साथियों के लिए बिल्कुल नए बैच 16 अगस्त से RO, BEO, SSC फाउंडेशन, UPP, UPSI। प्यारे साथियों, टेट, CTET, सुपर टेट, रीट लेवल फर्स्ट, मेंस, KVS, PRT, DSSB, ये सभी बैच 16 अगस्त से प्रारंभ हो रहे हैं। LT ग्रेड 1 सितंबर से प्रारंभ हो रहा है। GS की क्लास आपकी कंटिन्यू कर दी जाएगी पहले से। UPSSC पेट 1 सितंबर, सामान्य अध्ययन 16 अगस्त से, UGC फर्स्ट पेपर 16 अगस्त से। आप सभी साथियों को चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद एप्लीकेशन पे महा बचत ऑफर 1 अगस्त से 7 अगस्त तक 60% की भारी छूट आप सभी साथियों को मिल रहा है। चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद एप्लीकेशन पे इंस्टॉल कर लेंगे एप्लीकेशन, अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, नेम, मोबाइल नंबर, ID, पासवर्ड आप बना लेंगे स्वयं। ये मोबाइल नंबर दे दिया जा रहा है। आप चंद्रा के सभी ब्रांचेस के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन के लिए आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। नोट्स के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। साथियों, चंद्रा इंस्टीट्यूट UP TGT PGT के लिए भी आप सभी साथियों को एक मौका दे रहा है। 50% कोर्स कंप्लीट हो चुका है और 50% कोर्स आपको प्रॉपर मिल जाएगा। और अन्य सभी बैचेस जिनकी जानकारी दी गई वो बिल्कुल नए लाइव बैच, 90% लाइव और 10% रिकॉर्डेड, ये देता है चंद्रा इंस्टीट्यूट। सारी बातें हम आपको पहले से क्लियर कर दे रहे हैं। जिन साथियों ने पहले चंद्रा इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया है, आप उनसे एक बार चंद्रा इंस्टीट्यूट के बारे में पूछिए। 1-2 एग्जाम दिए हैं तो जरूर जानिए, खुद ही आप समझ पाएंगे। मैक्सिमम आपको सिलेक्टेड मिलेंगे भाई, सिलेक्टेड मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।